तो चाइना अब तक इंडिया पे 40,000 साइबर अटैक कर चुका है और इस वीडियो में आपको लोगों को बताऊंगा कि आप इंडिविजुअली कैसे सिक्योर रह सकते हैं। जो चाइना हमारे पे अटैक करे जा रहा है, आप अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं उसको 99%, क्योंकि 100% तो कोई भी सिक्योर नहीं होता। तो अगर आपको सिक्योर रहना तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको पता चले कि वो अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं और हम अपने इंडिया को सिक्योर बना सके चाइना की इस लड़ाई में, और चाइना को हम जीतने ना दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सिद्धांत इंडिया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने इसमें पूरी लिस्ट बना रखी है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो पहली चीज आती है पासवर्ड, क्योंकि कोई भी अटैकर सबसे पहले किसी को अटैक करने की सोचता है तो वो सोचता है कि मैं इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले लूं ताकि मैं इसका हर जगह हैक कर सकूं, सोशल मीडिया पे हर जगह। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो अपना पासवर्ड सब जगह सेम रखते हैं। तो आप लोगों को यही चीज नहीं करनी है। आप लोगों को अपने पासवर्ड सब जगह के अलग अलग रखने हैं और हर 30 दिन में आपको अपना पासवर्ड अपडेट करते रहना है, मतलब चेंज करते रहना है। और पासवर्ड भी आपको ऐसे नॉर्मल नहीं रखना, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स सा रखना है, क्योंकि एक लिस्ट होती है जिससे अटैकर अटैक करते हैं, जिसमें कॉमन पासवर्ड्स होते हैं। तो आपको कोई भी कॉमन पासवर्ड नहीं रखना है, अपना नाम या कुछ ऐसा कुछ। आपको कुछ मुश्किल सा रखना है, जैसे आपने कैपिटल ए रख दिया, कैपिटल बी, कैपिटल जेड, कैपिटल एक्स, फिर आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर रख दिया जैसे @ या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर उसके बाद आपने उसमें कुछ नंबर डाल दिए। ऐसा आपको कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है पासवर्ड का, ताकि कोई अटैक करना चाहे तो उसे मुश्किल हो अटैक करने में। और अगर आपको इससे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना पड़ेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ताकि जैसे कोई किसी के पास आपकी आईडी और पासवर्ड है भी तो भी वो उसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उन कंपनी को बता दोगे कि आप पहले हमें OTP भेजो फ़ोन पे, आप वो OTP डालोगे तभी आपको लॉगिन मिलेगा, चाहे आपके पास आईडी हो, पासवर्ड हो, तब भी। तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आईडी पासवर्ड हैक हुआ है नहीं हुआ है, तो एक वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन्ड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके अपनी ईमेल आईडी डाल के चेक कर सकते हैं कि आपकी ईमेल आईडी कोई डेटाबेस से हैक हुई है। जैसे आपने कहीं वेबसाइट पे यूज़ करी हो, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला हो, तो वो वहाँ से कुछ हैक हुआ है डेटाबेस, जिससे आपका क्रेडेंशियल भी हैक हुआ हो, तो आप वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप कोई वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको, अगर वो मांग नहीं रहे आपका आईडी का पासवर्ड, तो आप दूसरा कोई पासवर्ड रखिए। जैसे ऐसी कोई वेबसाइट पे डालने के लिए आपका जो असली जीमेल का पासवर्ड है वो आप हर जगह मत यूज़ करिए। और आपका जो पासवर्ड है वो आपको सेव करके नहीं रखना है अपने ब्राउज़र में। जैसे वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा सेव, ताकि आपको बार बार ना डालना पड़े पासवर्ड, पर आपको वो नहीं करना है। आपको रोज़ सुबह उठ के अपना जब सिस्टम ऑन करना है, आपको मैन्युअली पासवर्ड डालना है। क्योंकि अगर आपने कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करा या फिर उसको आपने कुकीज़ का एक्सेस दिया, तो वो एक्सटेंशन आपका पासवर्ड हैक कर सकता है और उसको पूरे सिस्टम का एक्सेस भी मिल सकता है। अगर आप एक्सेस दे दे उस एक्सटेंशन को, तो आपको अपने पासवर्ड सेव करके नहीं रखने हैं, ताकि कोई भी एक्सटेंशन ऐसे हैक ना कर सके। आपको पासवर्ड हर बार अपने आप खुद डालना है अपने हाथों से। दूसरी चीज आती है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जिसमें आपके पैसे होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर डेबिट कार्ड नंबर कोई आपसे कॉल करके बोले कि हम बैंक से बोल रहे हैं, या आपको कोई मेल करे या कोई आपको मैसेज करे, तो आपको वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ऐसे बैंक नहीं करते हैं, ये फ्रॉड होते हैं सारे। और अगर आपको कोई शक हो तो आप बैंक को कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये ईमेल करा है या आपने ये मैसेज करा है हमें, तो वो बता देंगे कि उन्होंने नहीं करा है। तो आपको ऐसे अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर आप अपना CVV या अपना एक्सपायरी डेट किसी को बता देते हैं, तो वो उस डिटेल से डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड भी बना सकता है उससे वो बंदा। तो आपको ऐसा अपना डिटेल्स नहीं देनी है। ऐसी मशीन्स आती है जो डुप्लीकेट कार्ड्स बना देती है और वो सेम काम करते हैं जो आपका कार्ड काम करेगा। तो आपको अपनी डिटेल्स ऐसे किसी को नहीं देनी है। और आपको अपना क्रेडिट कार्ड फ्रीज करके भी रखना है। जैसे अगर आपका क्रेडिट कार्ड फ्रीज होगा या डेबिट कार्ड फ्रीज होगा, तो आपके पास आपका कार्ड किसी और को मिल भी जाएगा तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बैंक वाले पहले आपसे कंफर्म करेंगे कि ये आपका ही कार्ड है। उसके लिए वो आपको मैसेज भेजेंगे, कुछ करेंगे, OTP काइंड ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही जैसे मैं कह रहा हूँ, वो आपको अनलॉक करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड। जो आपको अब जब यूज़ करना हो तो आप अनफ्रीज कर लीजिए और यूज़ कर लीजिए, और अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो वापस आप उसको फ्रीज करके रख दीजिए। तीसरी चीज आती है ईमेल। सबसे ज्यादा हैक जो होते हैं वो ईमेल से होते हैं। अगर आपको ईमेल कोई आता है, उसमें कोई लिंक होता है, तो आपको वो लिंक नहीं खोलना है। अगर कोई अटैचमेंट आती है तो वो आपको नहीं खोलनी है, अगर वो अननोन सोर्स से है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लिंक सही है या नहीं है, तो आप अगर लिंक के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे तो वो ऊपर से एक और लिंक बना आएगा,
और वो लिंक उसके जैसा नहीं होगा, वो अलग होगा, वो आपको कहीं और रीडायरेक्ट कर देगा अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो, और वहां से आपके सिस्टम के अंदर वायरस डाउनलोड हो सकता है। तो आपको ऐसे किसी लिंक पे नहीं दबाना है, ना ही आपको कोई अटैचमेंट डाउनलोड करना है, उस अटैचमेंट के अंदर वायरस हो सकता है। और अगर वो आपके ईमेल पे आपसे पूछते हैं कि आप अपना नाम, नंबर या कुछ भी बताइए, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं देनी है किसी को ईमेल पे अगर वो अननोन सोर्स से आया है तो, क्योंकि कई लोग अपना ऐसे ही लिंक दे देंगे आपको और वो किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देंगे, कह देंगे हमने जैसे फेसबुक से आपको मेल करा है, और वो मेल फेसबुक से नहीं होगा। आप जाओगे फेसबुक की वेबसाइट पे, वो फेसबुक जैसी दिखेगी, पर अगर आप ऊपर उसके लिंक में देखोगे तो वो फेसबुक का लिंक नहीं होगा, और वहाँ पे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे, वो उस हैकर को मिल जाएंगे और वो आपका सोशल मीडिया हैक कर सकता है। तो आपको ऐसे अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है किसी भी ईमेल पे। तीसरी चीज आती है सॉफ्टवेयर। आपको कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर, आपको फ्री सॉफ्टवेयर मिले, कोई कहे कि ये $1000 का है पर हम आपको फ्री में दे रहे हैं, आपको वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं अपने सिस्टम में डालना है। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप खुद सोचिए, आपको फ्री सॉफ्टवेयर कोई क्यों देगा? वो सॉफ्टवेयर वो खुद से खरीद के खुद की आपको दे देते हैं, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो माइनर्स डाल देते हैं। एक क्रिप्टो करेंसी होती है, वो आपके सिस्टम के अंदर माइन करता रहेगा और आपका सिस्टम स्लो होता रहेगा, और उससे उनको पैसे मिलते रहेंगे। और वो उसके अंदर वायरस भी डाल देते हैं, जिससे आपकी सारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती रहती है और वो उसको बाजार में बेच देते हैं। तो इसलिए वो आपको फ्री सॉफ्टवेयर देते हैं। आपको फ्री सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं, और आपको अपना सिस्टम, आपके सॉफ्टवेयर, जो भी चीजें हैं, सब कुछ अप टू डेट रखनी है। अप टू डेट किस लिए रखनी है? क्योंकि अपडेट कोई कंपनी क्यों देती है? अपडेट कंपनी इसलिए देती है कि पहले जो उनके सॉफ्टवेयर में दिक्कत थी वो उसको सही करके आपको देती है। अगर जैसे कोई वल्नरेबिलिटी आई, इसको टेक्निकल टर्म में वल्नरेबिलिटी कहते हैं, अगर उनके सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी आई, वो उसको पैच करते हैं और फिर वो आपको देते हैं ताकि वो कोई हैक ना कर सके। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो वल्नरेबिलिटी पैच नहीं होगी आपके सॉफ्टवेयर में, आपके सिस्टम में, तो वो इजीली कोई हैक कर सकता है उसको। तो आपको अपना अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, कुछ भी आपके पास अपडेट आए तभी की तभी आपको अपडेट करना है। वो कोई एक्सटेंशन भी डाउनलोड नहीं करना है। एक्सटेंशन क्या होता है, आप गूगल क्रोम जैसे यूज कर रहे हो तो वो आपको आएगा कि आपके गूगल क्रोम में ही वो ऊपर लग जाएगा, पर आपको वो एक्सटेंशन यूज नहीं करने हैं। जितना हो सकता है आपको उतना उसको यूज नहीं करना है। मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ टेक्निकल पर, मेरे को तो कभी इतना जरूरी नहीं पड़ा कि मेरे को कोई एक्सटेंशन यूज करना पड़े। कभी कभी कुछ काम के लिए 1-2 दिन के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसको चेक करिए वो लेजिटिमेट है या नहीं है, और फिर आप उसको यूज़ करिए। ऐसे आप कोई भी एक्सटेंशन यूज़ मत करिए, क्योंकि क्या होता है, अब एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र को दे देते हो, एनेबल कर देते हो, तो उस ब्राउज़र के पास पूरा एक्सेस मिल जाता है कि आपका वो सिस्टम का पूरा डेटा ले सके, आपके जो आईडी पासवर्ड आपने ब्राउज़र में सेव कर रखे हैं वो ले सके। इसलिए आपको अपने आईडी पासवर्ड भी सेव नहीं करने हैं ब्राउज़र के अंदर, ताकि अगर कोई एक्सटेंशन आप कुछ टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं तो वो आपके पासवर्ड ना ले सके। और अब हम आते हैं थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी पे, जिस पे आप अपना पैसे लगा सकते हैं। अगर कोई लोग पैसे लगा सकते हैं तो वो इंटरनेट सिक्योर सूट यूज़ करे, जिससे वो सिक्योर रहेंगे, और वीपीएन यूज़ करे। वीपीएन भी आपको फ्री वाला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप वीपीएन डाउनलोड करते हो तो उसको आपकी पूरा एक्सेस मिलता है, आप क्या चीज़ें भेज रहे हो, क्या डेटा, पूरे डेटा का एक्सेस मिलता है। तो आपको फ्री वाला यूज़ नहीं करना है, आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, वो फ्री वाले आपका सारा डेटा ले भी सकते हैं, तो आपको खरीद के ही वीपीएन यूज़ करना है। अब आप लोग कहोगे वो खरीदा हुआ भी तो उसमें हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनीज होती है और वो इतना ऐसी चीज़ें नहीं करती है कि वो आपको डेटा ले, उनको अपना सॉफ्टवेयर बेचने से मतलब है। और अब मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि आप हैक हो चुके हो तो आप लोगों को क्या करना है। अगर आपको पता चल चुका है कि आप हैक हो चुके हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी है, साइबर पुलिस को, कि हमारे साथ ये हैक हुआ है। सेकेंड चीज़, यू हैव टू रीगेन योर एक्सेस फ्रॉम योर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स। जैसे आपकी जीमेल है तो आपको जो आपने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट दे रखा है, अपना ईमेल दे रखा है दूसरा, उससे आपको कोशिश करनी है ताकि आप अपने पहले वाले जीमेल अकाउंट को रीगेन कर सके। क्योंकि क्या होता है, जब हैकर्स हैक करते हैं तो वो बहुत सारी क्वांटिटी में ईमेल्स हैक करते हैं और उनके पास तभी की तभी टाइम नहीं होता है कि वो अपना डिटेल्स चेंज कर सके। तो अगर आपको तभी की तभी पता चल गया है कि आपका हैक हुआ है अकाउंट, तो आपको तभी की तभी अपने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट से वो रीगेन कर लेना है और अपना पासवर्ड चेंज कर देना है। तीसरी चीज़ जो आप लोगों को करनी है, वो आपको करना है अपना रीसेट कर देना सारे अकाउंट के पासवर्ड। मैंने आप लोगों को कहा था आपको अलग अलग रखने हैं हर अकाउंट के पासवर्ड। अगर आप लोगों ने सेम रख रखे हैं तो आपको जल्दी से रीसेट कर देने हैं, और अगर सेम नहीं भी रख रखे हैं तो भी आपको तभी की तभी रीसेट कर देने हैं बाकी अकाउंट्स के पासवर्ड। और फिर आपको अपना बैकअप ले लेना है डिवाइस का और पूरा डिवाइस फॉर्मेट कर देना है, रीसेट कर देना है,
ताकि उससे क्या होगा, अगर कोई वायरस डाउनलोड हुआ है तो वो भी निकल जाएगा आपके डिवाइस से। और आपको वो डिवाइस खाली रीसेट नहीं करना है, आपको उसमें वापस डेटा भरना है। कुछ क्रंच लाइक मूवीज़ भर दी आपने या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो यूज़फुल नहीं है वो आपने उसको वापस भरना है पूरा और फिर रीसेट करना है। इससे क्या होगा, वो डेटा कॉपीराइट हो जाता है उसके ऊपर और वो पहले वाला डेटा अच्छे से इरेज हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जो करंट साइबर अटैक्स चल रहे हैं उनके बारे में नॉलेज रखनी है, ताकि आप लोगों को उसकी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा ये अटैक कैसे हो रहा है और आपको इससे कैसे अवेयर रहना है, कैसे अपने आप को बचाना है इस अटैक से। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो अपने आप को सिक्योर कर सके और चाइना हमारे पे साइबर अटैक ना कर सके। वो उन लोगों ने अब तक 40,000 अटैक कर चुके हैं वो, तो इसलिए हमें अपने आप को सिक्योर रखना है ताकि वो और अटैक ना कर सके और हम अपने कंट्री को बचा सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको जानना है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है चाइना के बारे में। यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर दबाओगे तो आप उस वीडियो पे चले जाओगे। उसमें बहुत अच्छा हमारे एक्सपर्ट ने बताया है, जो तरुण है, उन्होंने चाइना के बारे में बताया चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलना।